जैसे कि आपको पता है कि ग्रो मीट्स में हम लेके आते हैं यूट्यूब के डिफरेंट स्टार्स को, जो आके आपको बताते हैं स्टॉक्स के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और उसके चलते आज हमारे साथ हैं भूषण। भूषण जो आर्य मनी के नाम से अपना एक चैनल चलाते हैं, वो आज आपको हेल्प करेंगे अलग अलग चीजों को सीखने में। वेलकम भूषण, वेलकम टू ग्रो यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है ग्रो के चैनल में। मैं सभी लोगों का, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू, स्वागत है। ठीक है, तो आज का वीडियो का मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं कि बहुत से लोग घर पे हैं और शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले जो लोग बात करते हैं वो वॉरेन बफेट की बात करते हैं या राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं। और ये जो सभी बहुत सारे फेमस इन्वेस्टर्स हैं वो बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो आज हम भी बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का, और आपसे थोड़ा सीखने का ट्राई करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक का कैसे किया जा सकता है। तो थोड़ा मार्केट के बारे में पहले बताएं कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उसके बीच में तो बहुत से लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इस टाइम पे आप इन्वेस्टर्स को कैसे बताना चाहेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस से ही आप एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं? हाँ, तो अभी पहली बात है कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप सीखना चाहते हैं, मैं भी मार्केट में सीखता ही हूँ। यहाँ पे नेवर एंडिंग एवर लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे जितना मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी मार्केट में अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस से ही लॉन्ग टर्म से पैसे बनते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, तो ट्रेडिंग प्राइमरीली प्राइस ड्रिवन होती है। और जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है ये प्राइमरीली वैल्यूएशन ड्रिवन होती है। अगर ये फंडामेंटल्स काम नहीं करते, ना तो वॉरेन बफे पैसे बना सकते, ना तो पीटर लिंच पैसे बना सकते। जितने भी नामी गामी लोग हैं मार्केट में वो सब फंडामेंटल एनालिसिस से ही पैसे बनाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ही उनकी कोर स्ट्रेंथ है। अब अभी जो मार्केट में उथल पुथल हुई है, क्या यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है? अभी मेरे चैनल पे सर, मैंने पिछले 1.5-2 साल से बताया था आर्यमनी चैनल पे, मार्केट का वैल्यूएशन पहले देखना होता है मार्केट में निवेश करने से पहले। तो मार्केट का वैल्यूएशन देखने का सबसे जो अहम तरीका है वो है शेयर मार्केट को ब्लड प्रेशर है। अब जैसे इंसान को ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही शेयर मार्केट को भी ब्लड प्रेशर है। अभी वो ब्लड प्रेशर क्या है? वो है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो बड़ा सिंपल सा रेशो है। तो यहाँ पे निफ्टी का, जो निफ्टी भारत की शेयर मार्केट की ए डिवीजन है, इस ए डिवीजन को ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब है ये जो निफ्टी का पी है, पिछले बहुत सारे सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 10 से नीचे नहीं गया है, 30 के ऊपर नहीं गया है। अब 10 रुपए 10 पी है, इसका मतलब है 10 रुपए देके हमें 1 रुपए का अर्निंग मिल रहा है, मतलब 10% की अर्निंग है, जो बैंक से ज्यादा है ना। और अगर 30 पी है तो 30 रुपए देके 1 रुपया मिल रहा है, मतलब हमें 3% की लगभग अर्निंग है। तो मार्केट महंगा हो चुका है। तो पिछले 2 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2 साल से निफ्टी का जो पी था वो 28 के आसपास चल रहा था। मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे था, और जब मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे होता है तो ऐसा देखता इधर उधर कैसे गिरू नीचे। तो उसको अभी कोरोना का बहाना मिल गया। अभी 2009 में जब सार्स आया था तो भी मार्केट नीचे गया था, लेकिन वो इतना नहीं गया था क्योंकि 2008 में पहले पिट चुका था। अभी 2 साल मार्केट हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने के बाद जब उसको ऊपर से नीचे आने का रीजन मिला, तो अभी करेक्शन करके नीचे आया है। और उसका जो एवरेज आज तक का निफ्टी का पी है लगभग 19 से 20 तक होता है, वहां तक आके पहुंचा है। इसका मतलब है जो मार्केट का वैल्यूएशन है ना तो बहुत महंगा है, ना तो बहुत सस्ता है, या भी मिडल पे है, मीडियम वैल्यूएशन पे कह सकते हैं। अब अगर निवेश करना है तो निवेश की रणनीति करते समय हमें फंडामेंटल एनालिसिस, जो आपने सवाल पूछा, करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई शेयर लेना चाहते हैं, एक मिनट पहले बात क्लियर करनी पड़ेगी, कोई शेयर लेना चाहते हैं ये नहीं बोलना है, हम कोई बिजनेस खरीदना चाहते हैं ऐसा बोलना है। अगर वॉरेन बफे जिसको हमें फॉलो करना है तो वॉरेन बफे सर बोलते हैं मैं कोई शेयर नहीं खरीदता, मैं बिजनेस खरीदता हूँ। जैसे अगर मैं किसी बिजनेस में निवेश करता हूँ तो बिजनेस क्यों निवेश कर रहा हूँ यह हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। अगर मैं कोई, मान लो एक कंपनी है, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं कंपनी लेता हूँ, मान लो पीआई इंडस्ट्रीज। अब पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदना चाहता हूँ, क्यों खरीदना चाहता हूँ? अगर कोई भी बिजनेस मैं आपको बेचने आऊँ, ऐसा सोचना है कि कोई भी बिजनेस हमें बेचने के लिए कोई भी आए, तो वो बिजनेस जो बेचने के लिए आया है हम वो लेना क्यों चाहते हैं, पहले तो वो बिजनेस समझ में आना चाहिए। अब वो बिजनेस समझ में आ गया, अब बिजनेस समझ में आने के बाद ये किस वैल्यूएशन पे लेना है या अगली बात है। अगर बिजनेस समझ में आया, इस बिजनेस में अगर ग्रोथ है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहां पे है, तो ही वो बिजनेस हम ले सकते हैं लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए निवेश करना है तो बिजनेस समझ में आना चाहिए, और बिजनेस का एनालिसिस, बिजनेस मॉडल समझना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना।
तो बिजनेस मॉडल ठीक है समझ आया भूषण, तभी आएगा, तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम एक या दो शेयर खरीद रहे हैं, हम कंपनी के बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं, हाँ और वो तभी डालेंगे जब वो बिजनेस अच्छा होगा, अदरवाइज हम क्यों किसी का बिजनेस खरीदेंगे। और अगर करेक्ट। हम ये बिना सोचे समझे पैसा डालेंगे तो हम एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बेसिकली हम इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। हाँ तो भूषण, जो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कि हम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का, कि हर हाँ। स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो वो हम नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, और कि उसका कितना रेलेवेंस होता है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में, और वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कंसेप्ट सुनने में बहुत अटपटी डिफिकल्ट लगती है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर सुनते हैं शब्द, या बहुत सारे मेथड सुनते हैं, अभी बेंजामिन ग्राहम्स ने एक फॉर्मूला दिया था, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में हम सुनते हैं। अब इसको आसान लैंग्वेज में समझते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है। अगर मैं आपको समझा दूं कि मैं आपको कल नोट छापने की मशीन दे रहा हूं, लेना चाहेंगे सर? जो आपके लिए कोई भी नोट छाप के देगी, लेना। कोई भी खरीद लेगा, हट फट से कोई भी तैयार हो जाएगा, अरे नोट छापने की मशीन ले चलो खरीद लो। लेकिन ये नोट छापने की मशीन खरीदने से पहले एक अहम सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। कोई भी खरीद लेगा, आ सकता है, हर एक के दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये नोट छापने की मशीन कितने नोट आपको छाप के देने वाली है और कितने के? बहुत अहम सवाल है। अगर कोई भी हमें पूछे, बताए कि मैं नोट छापने की मशीन दे रहा हूँ, अच्छा, तो पहला सवाल हम पूछेंगे कितनी नोट छपेगी। अगर वो बताए कि सर 1000 रुपए की, सर 2000 रुपए, 2000 की नोट नहीं, 2000 रुपए की नोट छापेगी और वो महीने में 5 नोट छापेगी, मतलब वो कितना नोट छाप सकती है? 10,000 रुपए आपको दे सकती है। अब 10,000 अगर हम एक महीना के देखें, एक महीने में 10,000 दे रही है, तो साल में कितना दे रही है? एक महीने का अर्निंग 10,000 हो गया, तो साल में कितना दे रही है? 1,20,000। 1,20,000 दे रही है। तो 1,20,000 इस साल का हो गया। अगर वो मान लो वो आपको मशीन 10 साल तक काम आएगी ऐसा बोल रहा है, बाद में वो खराब हो जाएगी, वो मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो 1,20,000 एक साल का बना रहे हैं आप यहाँ पे। अब 10 साल का कितना बनेगा? अगर 1,20,000, 12 लाख। 12 लाख बनेगा। अगर आप ये मशीन 15 लाख में खरीद रहे हैं, तो क्या नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में जा हम्म, रहे हैं? तो नुकसान में ये जा जो रहे हैं। नुकसान में जा रहे हैं, तो अरे अच्छा, पैसे छापने की मशीन आ गई इसलिए हम खुश होकर अगर 15 लाख वहां पे देंगे, तो वहां पे कोई वो अकलमंदी का सौदा तो है नहीं। तो यहाँ पे जो जो नोट छापने की मशीन है वो कंपनी है, और वो कंपनी अर्निंग करती है, और कंपनी के अर्निंग को कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो चेस करती है। अभी आप देखेंगे जो शेयर बाद, बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो बाद में चलते नहीं है, उसका बेसिक हम्म, रीजन आपको पता चलेगा, वो कंपनी उतनी अर्निंग नहीं कर पा रही होती। हम्म, तो अगर नोट छापने की मशीन का जो फंडा है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको जैसा समझ में आया कि एक साल में इतना बन रहा है, तो 12 साल में इतना 10 साल में इतना बनेगा, तो वो 10 साल में मुझे कैश फ्लो इतना आएगा, उसके लिए मैं पे कितना कर रहा हूँ। ये सिंपल सी कैलकुलेशन करना मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू देखना। तो कंपनी की अर्निंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। तो जैसे आपने बताया अर्निंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी हमने चूज कर ली, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी थी, बट मैक्रो लेवल पे कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो उसको एक परसेप्शन रॉन्ग कर देते हैं। तो ऐसे हम्म। बुरे टाइम में क्या इन्वेस्टर को इंट्रिंसिक वैल्यू देख के उस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहिए? हाँ, अभी यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अर्निंग यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन वो हम्म, अर्निंग का सोर्स क्या है, ये जब हम समझेंगे, जो पहले सवाल पे फिर से आएंगे, बिजनेस मॉडल क्या है। अभी एक हम्म, मान लो एक कंपनी है, लगातार 20% से अर्निंग ग्रोथ कर रही है, कर क्या रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। और वो जो काम कर रही है, क्या वो काम वो आने वाले समय में उतना ही तेजी से कर पाएगी? जैसे मार्केट में एक कंपनी मान लेते हैं, सिक्लिकल कंपनी मान लेते हैं, उसकी अर्निंग काफी अच्छी हो रही है, तो वो सिक्लिकल बाय नेचर है। सिक्लिकल का मतलब है एटो मेटल ऑयल बैंक गैस। अगर एटो मेटल ऑयल हम्म, बैंक गैस से कंपनी जुड़ी है, तो वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अभी इकोनॉमी हम्म, में कोई ट्रबल आता है, तो उसको ट्रबल सामने से जल्दी आएगा। लेकिन हम्म, जो ऐसा बिजनेस है, जो अगर वॉरेन बफेट को फॉलो करना है, तो जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उसके पास एक ऐसा सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जिसके आधार के ऊपर वो अपनी अर्निंग की ग्रोथ बरकरार रह पाए। मतलब अगर हम अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं कि अर्निंग मुझे कितनी मिलने वाली है, अगर प्रोजेक्ट उतनी अर्निंग भविष्य में कर रहे हैं, तो वो अर्निंग किस वजह से आएगी, ये जब बिजनेस मॉडल आप समझेंगे। मान लेते हैं आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। अब ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो है, अब इसका अर्निंग किससे जुड़ा हुआ है? हम सारे लोग जो इंडिया में कंजम्पशन करते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है घटी है?
इंडिया की आज तक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है, हमेशा बढ़ी है। बढ़ी है हमेशा। और आगे चल के आपको क्या लगता है, बहुत घटने वाली है, बढ़ने वाली है? बढ़ेगी अभी तो, लाइक बढ़ेगी। अगर तो हम देखें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे ये कंजम्पशन स्टोरी है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ऐसा सोचो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अगर आपकी खुद की कंपनी होती, लेना चाहते आप इतनी बड़ी कंपनी? बिल्कुल लेना, बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आज अगर बिस्किट का मार्केट एनालाइज करें तो बड़ा बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है? पार्ले के पास है और ब्रिटानिया के पास है। पार्ले तो लिस्टेड है नहीं। तो ब्रिटानिया जो दमखम से वहां पे बैठा हुआ है और जिसकी अर्निंग ग्रोथ हम आगे चल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ सकता है। यानी यहाँ पे हमारे हमारे पास वो एनालाइज करने के लिए क्या बोलते हैं, हम सोच सकते हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं कि हम्म। पॉपुलेशन से वो लिंक्ड है। तो ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ जहां पे अर्निंग प्रेडिक्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहां पे अर्निंग प्रेडिक्टेबल है। जैसे वॉरेन बफेट से जहां ओके। पे निवेश करते हैं, अभी कोका कोला में उन्होंने निवेश किया है। अब कौन सी भी उनकी मीटिंग देख लो, वो सामने कोका कोला रखते हैं। कौन सी भी मीटिंग में उनका अगर आप देखेंगे तो एक कोका कोला का टिन वहां पे रखा होगा, कुछ तो कोका कोला पी रहे होंगे। इतना उस कंपनी के प्रति उनका फेथ है, क्योंकि उन्होंने वो कंपनी बाय की है, वो शेयर नहीं बाय किया है। तो अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपने बाय की है, या पैराशूट बनाने वाली मैरी को बाय की है, तो वहां पे उसके पास जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसके साथ इसकी अर्निंग की ग्रोथ आगे भी ऐसी क्यों रहेगी और कितने परसेंटेज से रह सकती है, जहां पे अनुमान लगा सकते हैं। वहां पे अगर हम निवेश करते हैं वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हैं मार्केट के, तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं वो बहुत कम वहां पे काम करते हैं। बाकी जो फैक्टर्स जो सिक्लिकल कंपनी से जुड़े होते हैं। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि कौन से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को वहां देखना चाहिए। अब ओवरऑल मार्केट के वैल्यूएशन को, भले आप ब्रिटानिया ले रहे हो, भले आप कोका कोला जैसे ब्रिटानिया ले रहे हो, भले आप मैरिको इंडस्ट्रीज मैरिको का शेयर ले रहे हो, भले आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहे हो, तो यहाँ पे निवेश करने से पहले भी आपको निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो देखना पड़ेगा। मैक्रो जो मैक्रो है बड़ा बड़ा देखना है। जो पहले निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो देखना पड़ेगा। अगर मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे है तो कितनी भी कंपनी अच्छी क्यों ना हो, वो बाद में नीचे आएगा, वो क्योंकि वो शेयर भी वहां पे ओवर वैल्यूड हो सकता है। जैसे जंगल में आग लगती है तो सूखे के साथ गीला भी जलने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट जब हाई वैल्यूएशन पे होगा, अब इन कंपनियों में जैसे जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वहां पे कम निवेश करना है। और जब मार्केट अभी जैसे 20 पी पे आया था, 18 पी पे चला गया था, तो यहाँ पे जिन कंपनी के पास वो ग्रोथ स्टोरी है, जहां पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वहां पे निवेश करना इतना सिंपल फंडा है सर। ठीक है। तो मतलब कि आप अपना ये देख लें, पहले कंपनी अच्छी चूज करें, उसके बाद उसकी हाँ अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करें आगे का, हाँ और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको बाय करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे करेक्ट। हम किसी भी कंपनी में बाय एंड सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। जो भूषण ने भी नाम लिया, मुझे लग रहा है वो उन्होंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए। एग्जाम्पल के तो लिए। ये आप अपना रिस्क पहले आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद डिसाइड करें। तो हम सब जो एग्जांपल लेते हैं पूरी वीडियोस में, हम प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए लेते हैं। ठीक तो बात है। तो भूषण, इसके बाद हम एक और बात करना चाहेंगे कि जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, जब प्रिडिक्टिबिलिटी की बात करते हैं, आपने जो हाँ एग्जांपल लिए मेनली एफएमसीजी सेक्टर से लिए, जो बहुत हम्म, ज्यादा कंजम्पशन के साथ लिंक्ड होता है। हाँ बट ये जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अगर हम पी रेशो की बात करें और भी फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करें, जब हम हम्म अलग अलग सेक्टर में जाते हैं तो वो बदल जाते हैं। तो हम्म सिर्फ पी रेशो को देख के आप सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शायद दूसरे में नहीं कर सकते। तो जैसे हम्म बैंकिंग की बात करूं तो वहां शायद पी उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होता होगा। तो सेक्टर टू हम्म। सेक्टर जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स कैसे चेंज हो जाते हैं, थोड़ा वो एग्जांपल देकर अगर आप बता सके तो काफी हेल्पफुल रहेगा। हाँ बिल्कुल सर। बात ये समझनी है कि कंजम्पशन पे मैंने ज्यादा क्यों बोला। इंडिया इज कंजम्पशन स्टोरी। इंडिया एक बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है। अमेजॉन जिसने यहाँ पे इतना बिजनेस अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी आके बिजनेस इंडिया में क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इंडिया के पास जनता है, और जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। तो यहाँ पे जनता बहुत है, प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, कहाँ पे बेचे उसको? इंडिया में बेचो। तो इंडिया में कंजम्पशन है, और कंजम्पशन का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, ये हाई पी पे ट्रेड होने वाले स्टॉक्स होते हैं हमेशा। ये जो कहा जाता है, अभी एशियन पेंट्स की बात करें 94 में, वहां पे भी वो 60 के ज्यादा पी पे काम कर रहा था। नॉर्मल फंडामेंटल वैल्यूएशन से देखे तो काफी महंगा स्टॉक लग रहा था उस टाइम की, लेकिन तभी भी उस शेयर ने आज की तारीख तक देखें तो कंसिस्टेंटली 10-12% के ज्यादा कंपाउंडिंग से सीएजीआर से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए। क्यों दे पाया? और वो इतने ही पी मल्टीपल पे, सॉरी मैं एशियन पेंट का नाम लिया, मैं नेस्ले का नाम लेना चाहता था। एशियन पेंट की स्टोरी भी वैसी ही है, लेकिन नेस्ले 1994 में 60 से ज्यादा पी पे काम कर रहा था। अब वो उस टाइम पे वो महंगा लग रहा था, लेकिन फिर वही बात पे आता है सारा जो डिस्कशन है, उसके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। आगे चल के वो ग्रोथ करने की स्टोरी उसके पास थी, इसलिए 60 के ज्यादा पी
उस कंपनी का होने के बावजूद भी वो शेयर आज तक, यानी आज तक का डेटा देखे तो वो 12% 13% से ज्यादा रिटर्न दे पाया, उससे ज्यादा ही है, क्योंकि वो उतनी अर्निंग में ग्रोथ ला सकता था। तो बॉटम लाइन ये है कि प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो अर्निंग से लिंक्ड है, और अर्निंग कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी बैंकिंग सेक्टर देखे, मैंने पहले ही बताया कि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने साल से देखे तो 30 के ऊपर गया नहीं है, मतलब प्राइस अर्निंग रेशो इज हाईएस्ट, इसको हाई इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बहुत बार मैंने ये अपने चैनल पे भी बोला, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए प्राइस अर्निंग रेशो। अभी वॉरेन बफेट सब देते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो को, बहुत अहम उसको मानते हैं। मार्केट कैप अगर जीडीपी से ज्यादा हो गया तो महंगा मानते हैं। अगर उनके आज तक का इन्वेस्टमेंट का अगर ट्रेंड देखे तो जब ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो उनको महंगा लगा है, उनके कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अभी पिछले साल तक हम सुन रहे थे बफे सर $120 बिलियन कैश पे बैठे थे, सुना है ना हमने। तो वो क्यों बैठे थे? क्योंकि मार्केट महंगा था। अब जैसा मार्केट नीचे गिरा वो ज्यादा निवेश कर देंगे और फिर वो अच्छा पैसा कमाएंगे, तो हम बोलेंगे वॉरेन बफेट सर बहुत इंटेलिजेंट है। अरे उन्होंने ये 2001 के फॉर्च्यून मैगजीन में बता दिया था। उनको जब पूछा गया था कि आप कैसे निवेश करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि इंडिकेटर होता है, जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है, तो उस रेशो के अनुसार मुझे अंदाजा आ जाता है मार्केट सस्ता है, मार्केट महंगा है। तो 2000 में मार्केट में 2000 में एक बड़ा फॉल आया था, टेक बबल जैसा हम बोलते हैं। तो उसके बाद जब मार्केट वैल्यूएशन उनका सस्ता हो गया तो वहां पे वॉरेन बफेट सर ने वहां पे पैसा ज्यादा निवेश कर दिया। अभी भी देखिए वो पिछले 2-3 साल 4 साल देखिए उनका कैश पाइलअप बढ़ रहा था। तो कैश पाइलअप बढ़ने के बाद अभी उनको मौका मिला है, अब निवेश कर रहे हैं। और उन्होंने जो स्टोरी आइडेंटिफाई पहले से की थी वहीं पे निवेश करते हैं। अभी उनके पुरानी वीडियो निकाल के देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में भी आपको वीडियो मिलेंगे। उनको एक वीडियो में पूछा गया, अरे टेक कंपनियां इतने अच्छी से ग्रो कर रही है तो आप वहां पे निवेश नहीं करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं जहां पे निवेश करके मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, मैं कंपल्सरी वहां पे क्यों निवेश करूं? अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। निफ्टी का पी प्राइस अर्निंग रेशो देखा, अगर वो महंगा है तो याद रखना है आज तक का इतिहास ये कहता है, और उसके पीछे रीजन है एटो, मेटल, ऑयल, बैंक, गैस। ये जो कंपनियां मैंने जैसे बोला इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, अब इकोनॉमी अच्छा नहीं करेंगी तो अगर वो हाई वैल्यूएशन पे आ चुका है तो मार्केट में वहां पे निवेश करके उतने रिटर्न नहीं बने हैं। अब मार्केट अगर 20 पी पे नीचे चला गया तो अब जैसा बोल रहे हैं अभी बैंक है, तो बैंक में हमें देखना पड़ेगा। जैसे बैंक में आपने जैसा कहा अकेला पी नहीं काम करेगा, तो अकेला पी वहां पे काम नहीं जैसा करेगा, तो वहां पे हमें जो दूसरे फैक्टर्स जैसे देखने पड़ते हैं वो है वहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं बैंक के, उसके साथ जो बैंक का कासा रेशो जो होता है, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स कितने वहां पे खुले। हाँ, तो बैंक का वो स्टोरी देखना पड़ता है। लेकिन बैंक जो है एक रिस्की बिजनेस है। अब मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं आपको कल सर बोलता हूँ आपको जाके मैं बैंक बेचने वाला हूँ, लोगे क्या? तो बैंक का बिजनेस आप लीजिए और एक ऐसा बिजनेस आप उसके साथ कंपेयर कीजिए कि जो बिल्कुल सेट है और जो बिजनेस में आपको अर्निंग देने वाला है। अब बैंक के साथ अगर मैं ये फिर से बता रहा हूँ जैसे सर ने बताया, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बैंक का बिजनेस है और उसके साथ मान लेते हैं टूथपेस्ट का बिजनेस है। अब बैंक का बिजनेस पूरा लोन के ऊपर डिपेंड है, कैसे लोन दिए, किसको लोन दिए। अभी जैसा बैंक है, बैंक ने रिटेल लोगों को ज्यादा लोन दिए, कॉर्पोरेट लोगों को ज्यादा लोन दिए, उसमें एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। अभी रिटेल बुक उनका लोन बुक अच्छा हो तो ठीक बात है, अगर उनका कॉर्पोरेट लोन बुक ज्यादा हो और वहां पे डिफॉल्ट हो जाए, जैसे वो नीरव मोदी भाग गए, तो अभी अगर कॉर्पोरेट लोन ज्यादा डिफॉल्ट हो गए तो उनको यस बैंक उनका हो सकता है, यस बैंक फिर नो बैंक हो गया। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स बैंक में देखने पड़ते हैं, उनकी रिटेल लोन बुक कैसी है, उसकी ग्रोथ कैसी है। और बैंक खरीद रहे हैं तो हम साहूकार का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो वहां पे सामने वाला डुबाने का चांस तो रहता है। लेकिन पेस्ट, आप जो पेस्ट यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, अभी कोरोना है तो क्या हम दंत मंजन नहीं कर रहे हैं? तो जिसके पास ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हमें कंपेयर कर, सामने से कंपेयर करना है, ये मुझे बिजनेस मिला है बैंक का और ये बिजनेस मिला है टूथपेस्ट का। अगर अर्निंग मुझे दोनों से उतनी ही होने वाली है, उतनी ही अर्निंग होने वाली है, तो मैं किस बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होऊंगा? बफेट सर का नाम लिया था तो दोबारा बताना चाहूंगा, बफेट सर को पूछा गया कि अगर आपको दोबारा शुरुआत करने के लिए कहा जाए तो कितने बिजनेस आप खरीदेंगे? तो तीन काफी है, वो बोले 3 काफी है। तो अगर आप ये वहां पे अगर अर्निंग है नहीं, मान लेते हैं वो इतना सैचुरेट बिजनेस हो गया है, अभी वहां पे अर्निंग होने वाली नहीं, वहां पे एक्सपेंशन नहीं होने वाला फास्ट मूविंग में, तो आप जो सिक्लिकल कंपनियां हैं वहां पे आपको इन पैरामीटर्स को काफी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बैंक, अभी ऑयल, ये ऑयल का बिजनेस कभी अप कभी डाउन, अभी क्रूड ऑयल तो बीच में नेगेटिव रेट में भी चला गया था। तो जिनका बिजनेस इसके ऊपर डिपेंड है, तो वहां पे ये बाकी सारी चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जो आम आदमी को बिजनेस समझ में आता है
वहां पे अगर हम निवेश करते हैं, मैं सिंपल फंडा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे निवेश करते हैं तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं इससे आगे और एक भी चीज बताना चाहूंगा, अगर कॉमन इन्वेस्टर है, आता वाता कुछ है नहीं, ना तो वैल्यूएशन देखना आपको आता नहीं, अगर आने वाला है नहीं, ना तो आप सर या बाकी सारी चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो सर एक सिंपल सी बात कर सकते हैं, एक निफ्टी का इंडेक्स फंड खरीद लीजिए और वहां पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके साथ गोल्ड का इंडेक्स फंड लीजिए। आने वाले समय में यहाँ पे कोई भी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना है, 100% गारंटी से कोई नहीं बोल सकता आने वाले 10 साल में क्या बढ़ने वाला है। अब जान के चौंक जाएंगे सर, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए सर, तो शेयर मार्केट बताते हैं ना हम सर कि लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनते हैं, है ना। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखे तो इंडियन शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी, इसके रिटर्न सर लगभग 6.5% के आसपास आ रहे हैं। अब अगर गोल्ड के रिटर्न देखें तो वो 12% के आसपास आ रहे हैं। अब 20 साल का रिकॉर्ड देखें तो 20 साल का रिकॉर्ड इक्विटी का रिटर्न थोड़ा इंप्रूव करता है, लेकिन वहां पे भी गोल्ड के रिटर्न अच्छे हैं। तो क्या अभी ये मान के चले कि आगे भी गोल्ड का ही रिटर्न अच्छा रहेगा? नहीं, मालूम नहीं सर, अभी आगे उल्टा हो सकता है। तो यहाँ पे आने वाले समय में क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है। अभी S&P 500 अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन मार्केट का 1974 में रिचर्ड निक्सन जी ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया। अब गोल्ड का रेट फ्री हो गया। तो 1974 से अगर अब तक का अमेरिकन का डेटा एनालाइज करे, गोल्ड ने कितने रिटर्न दिए, तो लगभग 3000% के आसपास गोल्ड ने रिटर्न दिए अमेरिका में। अब अगर उनके S&P 500 का रिटर्न निकाले तो वो 2800% के आसपास आ रहे। तो कितना परसेंट किसने ज्यादा रिटर्न दिया? गोल्ड ने दिया। लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ी हो रही है, वो हम बस इंडेक्स का आंकड़ा ले रहे हैं, उसमें अगर इसका डिविडेंड जोड़ दे तो उनके इंडेक्स का रिटर्न 11,000% से भी ज्यादा है। मतलब शेयर मार्केट ने सोने को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके लिए समय भी देना पड़ा ना। समय समय की बात है। अभी 1937 से अगर हम S&P 500 का अमेरिकन, ये क्यों बता रहा हूँ एक बार बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। हमें ये प्रीच किया गया है, हमें बताया जाता है लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री लिमिटेड है। जरा थोड़ा ध्यान देके सुनिए, 1937 से अमेरिकन मार्केट का अगर इंडेक्स देखे तो 12 साल तक जो 1937 के हाई को छुआ था, 12 साल तक वहां पर गया ही नहीं वो। अभी जापान की बात करूं तो जापान में 1990 को जो हाई छुआ था, उसके बाद आज तक वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो 1990 के हाई को आज तक नहीं तोड़ पाया है। तो कभी भी कोई भी मार्केट लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो वहां पे फिर वही फंडामेंटल सबको काम आएंगे जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो आगे ले जा सकती है, फिर जीडीपी क्या हो, इकोनॉमी कैसी चल रही हो, ये बिना देखे जो अपने में दमखम रखती है, वो कंपनियां रिटर्न दे जाती है। तो गोल्ड अगर कॉमन इन्वेस्टर को करना है, निवेश करना है लंबे समय के लिए, SIP के साथ करना है, अभी आपके साथ ग्रो के साथ करना है, तो वो इंडेक्स फंड चुने, उसके साथ गोल्ड फंड चुने, उसके साथ अगर SIP करता है तो रिटर्न कमा सकता है। तो मतलब कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करें अगर आपको समझ में आता है, अदरवाइज कुछ गोल्ड में डालें अपने उसको पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए। हाँ। तो भूषण मैं आपके पास चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि आप जल्दी से जल्दी हमारे यूजर्स को बताइए कि 3 रेड फ्लैग किसी भी कंपनी को अवॉइड करने के लिए, अगर वो 3 रेड फ्लैग दिखे तो आपको वैसी कंपनी अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, तो पहला यहाँ पे जो रेड फ्लैग होगा वो होगा प्लेज। कंपनी के जो प्रमोटर ने कितने शेयर प्लेज किए हैं। अभी सत्यम कंप्यूटर का घोटाला हुआ था। हाँ, अभी घोटाला होने के बाद क्या सामने आया, प्रमोटर ने ज्यादा प्लेज कर दिया था शेयर को। हाँ, दूसरा है कंपनी का कर्जा कितना है, किसके ऊपर कंपनी ग्रोथ कर रही है। फिर बिजनेस मॉडल पे आ गए हम। अभी जो कंपनी डेप पे ज्यादा काम कर रही है, कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे एक वो कंपनी नहीं, उसके साथ वो बैंक को भी ले डूबती है। तो यहाँ पे पहला रेड फ्लैग होगा जो कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा, वो रेड फ्लैग है प्लेज कितना शेयर्स है। दूसरा रेड फ्लैग है वो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। और तीसरा रेड फ्लैग होगा वो कंपनी का बिजनेस का मॉडल का जो मार्केट शेयर है, वहां पे कोई डिक्लाइन, वहां पे अगर डिक्लाइन आ रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। मार्केट शेयर अभी जैसे कोडैक एक जमाने में बहुत दादा था अपने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रप्शन हो गया, तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ गया। जिसको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर गया, वो मार्केट में पैसा कमा लिया। तो जैसे कि भूषण ने बताया कि 3 रेड फ्लैग बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेज, सेकंड डेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि किसी कंपनी का मार्केट शेयर उसकी मार्केट में कम नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है उसका भूषण, बिजनेस मॉडल अर्निंग का ग्रोथ इंजन होता है,
तो वो कैसे ला रही है। जैसे अभी हम्म, बैंक में मैंने बताया, अगर बैंक का रिटेल बुक, ये सारा चीज देखना पड़ता है। अगर बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया ना, तो वहां पे आपको रेड फ्लैग अपने आप समझ में आता है, रेड फ्लैग क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड यही निकल के आता है कि बिजनेस मॉडल को समझो। अगर आप वो समझ गए तो आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद ही सीख गए। तो परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच भूषण आज के हमारे शो में आने के लिए। तो आपसे शायद मुझे और हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे और रियलिस्टिक एग्जांपल देकर समझाने का ट्राई किया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा होता है और बिजनेस को कैसे समझा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा वीडियो के एंड में कि हम जो भी वीडियोस लेके आते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं, ताकि आपके तक एक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि आप कैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चूज करके लॉन्गर होराइजन में एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, अपने रिस्क को समझें और उसके बाद एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके लॉन्गर होराइजन में एक अच्छी रिटर्न बनाएं। तो हम जो भी एग्जांपल लेते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेते हैं। सो थैंक यू भूषण, थैंक यू वेरी मच। तो हम चलते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले वीक्स में भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।